किसान आंदोलन आपने सुना होगा, आपको ये भी ज्ञात है वो अभी भी चल रहा है। और राकेश टिकैत जी चले थे गाजीपुर बॉर्डर से लखनऊ के लिए, और वो कहाँ बीच में गायब हो गए, हम उनको ढूंढ रहे हैं। साथ में जो उनके प्रेमी थे समाजवादी पार्टी वगैरह, वो सब जो थे वो भी अपने तरह तरह के सम्मेलन कर रहे थे, कोई हिंदू सम्मेलन, कोई ब्राह्मण सम्मेलन, वो भी उनको ढूंढ रहे हैं कि भाई यहाँ आए लखनऊ में तो उनको हम कुछ बना के उनका भव्य स्वागत करें, उनके माध्यम से कुछ हासिल करें। तो इन्हीं विषयों पर कुछ चर्चा करेंगे। भाऊ हमारे साथ हैं, भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार जी। और आइए सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी सपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी देख लीजिए। चलिए बात करते हैं। नमस्ते, आप सभी दर्शकों का स्वागत है, भाऊ का स्वागत है, ओंकार जी का स्वागत है। सबसे पहले मैं ओंकार जी से पूछ लेता हूँ, इनके पड़ोसी हैं राकेश टिकैत। ओंकार जी, आपके पड़ोसी मिल नहीं रहे, कहीं दिख ही नहीं रहे। गाजीपुर से चले थे लखनऊ के लिए, वो कहाँ गायब हो गए? किसी लखनऊ की गली में छुप के निकल आए, क्या हुआ क्या? धीरेन्द्र पुंडीर भी लखनऊ की यात्रा पर हैं, तो मैंने उनसे भी कहा है कि भाई अगर कहीं मिले तो देखना जरा। एक्चुअल में दिल्ली से तो यही कह के चले थे कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, और लखनऊ में अगर पुलिस ने हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ की तो हमारे लोग तैयार बैठे हैं। तो हमने भी कई बार वीडियो आपको एक किस्सा याद है ना, नारायण दत्त तिवारी का? जी, वो जो दिल्ली से मुरादाबाद चले में मिले थे और गजरौला में मिले थे बाद में, गजरौला गेस्ट हाउस में। और बाद में जहां मिले थे उनको मंत्री भी बनवा दिया था। तो नारायण दत्त तिवारी तो खैर बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, जिसके संपर्क में आते थे उसको मंत्री बनवा देते थे। कई नाम हैं, लाइव कार्यक्रम में उन नामों को लेना संभव नहीं है, थोड़ा सा वो कहना चाहिए कि गलत हो जाएगा। पर नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा, और केंद्र में भी जो कांग्रेस के 10 जनपद के प्यारे हैं, ऐसे कई हैं। भाऊ भी जानते होंगे, महाराष्ट्र से भी एक चेहरा है जिनके बारे में इस तरह की बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं। एक मध्य प्रदेश से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, बहुत सारे लोग। एक चीनी मिलों के मालिक हैं इनके, एक दलित चेहरे हैं, उनके बारे में भी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां जो हैं हम लोगों को जब मैं कांग्रेस कवर करता था तो सुनने को मिलती थी। तो कांग्रेस में तो बहुत लंबी लिस्ट है, किस किस का जिक्र करिएगा। पर राकेश टिकैत जिस तरीके से दिल्ली से लखनऊ के लिए हुंकार भर के गए थे, तो मीडिया को ये लगा कि भाई ये तो बड़ा साहसी जीव है कि चुनौती देकर के लखनऊ के लिए रवाना हो रहा है कि हम कल लखनऊ जा रहे हैं, और अगर योगी की पुलिस ने छेड़छाड़ की तो हमारे लोग तैयार बैठे हैं। अब मैं भी, जो ऑनलाइन अखबार हैं लखनऊ से छपते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दूसरे अखबार, उनका पहला पेज देखता रहा अपने कंप्यूटर पे कि क्या हुआ। मैं टेलीविजन चैनल देखता रहा, उनके अंदर के पेज सारे देख मारे कि कहाँ है राकेश टिकैत, लखनऊ के लिए गया था, तो मुझे तो कहीं दिखाई दिया नहीं। फिर बाद में पता लगा कि साहब ये तो एक चैनल के किसी प्रोग्राम में, किसी पंचायत संचायत में, वो जो आजकल ये चुनाव से पहले मजमे सजाते हैं अलग अलग चैनल, इनके एंकर, इनके कैमरामैन पहुंचते हैं और वहां से जाकर के इस पार्टी का पकड़ा, उस पार्टी का पकड़ा, एक आध जो ये आंदोलन जीवी हैं इनमें से किसी को बैठाया, एक आध कोई प्रोफेसर टाइप आदमी ढूंढ करके निकाल लिया, और फिर आधा घंटे की, 1 घंटे की ये लोग चर्चाएं करते हैं। तो कुछ उसी तरह का आयोजन था। एक चैनल के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ये श्रीमान जी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए थे, उस चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए,
और उसके बाद ना इनको दिल्ली की तरह लखनऊ को जाम करना था, ना जो पहले कह करके आए थे अगर ये सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो हम लखनऊ को भी दिल्ली की तरह जाम कर देंगे। तो मुझे लगता है कि मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए और शायद अपने आकाओं को खुश करने के लिए बस एक दुमछल्ला छोड़ दिया कि हम लखनऊ जा रहे हैं, और उसके बाद इतनी हिम्मत तो है नहीं कि दिल्ली की तरह आप लखनऊ की किसी छोटी सी सड़क को भी रोक करके दिखाएं। क्योंकि जब इन्होंने लखनऊ में ये बात कही थी तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक अधिकृत हैंडल पर बाकायदा कार्टून लगाया गया था और कहा गया था कि यहाँ योगी हैं, बक्कल उतार दिया करें। और मतलब इन्हीं की भाषा में इनको जवाब दिया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी हिम्मत अभी की तो छोड़ दीजिए, ये जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत करेंगे, महापंचायत करेंगे, और आज मैं मेरठ से जब दिल्ली आ रहा था तो हाईवे के एक्सप्रेसवे के बराबर में बगल में खेतों में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं इन्होंने 5 सितंबर की पंचायत के। और मजेदार बात यह है कि जो इनके फादर थे महेंद्र सिंह टिकैत, जिनका ये खा रहे हैं, महेंद्र सिंह टिकैत का तो इतना सा फोटो लगा रखा था उस पोस्टर में। जो अच्छा। नरेश टिकैत इनके बड़े भाई हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के, उनका थोड़ा सा और बड़ा था। और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो राकेश टिकैत हैं, उनका इतना बड़ा फोटो लगा रखा था। मतलब पहली बार मेरी समझ में आया कि किसी पार्टी का या किसी संगठन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी इतनी औकात या हैसियत नहीं होती है जितनी राष्ट्रीय प्रवक्ता की होती है। तो उस पोस्टर पर पूरे पर जो है, जो बैनर लगे हुए हैं, उनमें राकेश टिकैत का फोटो बहुत बड़ा है और बाकी सबके छोटे छोटे लगा रखे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज की तो छोड़ दीजिए कि ये लखनऊ में जाकर के किसी तरह की खुरापात करें या रोड जाम करें। 5 सितंबर के बाद जो ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में इसी तरह की पंचायतें करेंगे, ये तब भी इस तरह के जाम लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे जिस तरह के इन्होंने कारनामे पिछले 8 महीने से दिल्ली में कर रखे हैं। क्योंकि दिल्ली में तो अमित शाह बैठे हैं और नरेंद्र मोदी बैठे हैं, शायद वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम बहुत सहनशील हैं, बहुत सहिष्णु हैं, हम धैर्यवान हैं, हम कहना चाहिए लोकतंत्रवादी हैं और हम सबको मौका देते हैं अगर शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठते हैं। पर ये शांतिपूर्ण भी तो नहीं रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या किया था इन्होंने लाल किले पर? एक मौका था, तब इनको हटाया जा सकता था लेकिन तब भी नहीं हटाया। लेकिन जहां तक लखनऊ की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, वहां तो एकदम अलग टेम्परामेंट वाले और अलग टेम्परेचर वाले मुख्यमंत्री हैं और ये इनको अच्छे तरीके से पता है। भाऊ, आप नहीं, कैसे देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि टिकट सब मीडिया में है, उनका आंदोलन ही मीडिया में है। तो मीडिया में है, आपकी गलती है कि आप उनको रास्ते पर या किसी गांव में या किसी शहर में ढूंढ रहे। वो तो है ही नहीं, वो कल्पना में है। तो कल्पना में तो जो होता है वो असलियत में होता नहीं है। इनका आंदोलन ओंकार जी को मालूम है, पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि जब शाहीन बाग चल रहा था तो मैंने बोला इसका लालबाग होगा, क्योंकि लालबाग का मतलब हमारा जो मिल वर्कर्स का जो स्ट्राइक हुआ था वो आज तक चल रहा है, क्योंकि वो कभी पीछे ही लिया नहीं गया। अब वो मजदूर नहीं बचे, मिलें नहीं बची, वहां बड़े बड़े टावर हो गए, सब जने 2 लाख से ज्यादा फैमिलीज थी वो तो ध्वस्त हो गई, लेकिन कभी भी स्ट्राइक पीछे नहीं लिया गया। तो वही तो मैंने उस शाहीन बाग के बारे में बोला था, इसका तो लालबाग होने वाला है, यानी चालू रहेगा, कोई पीछे लेगा नहीं, इसका मतलब वो चालू है ऐसा मानो। तो जब ये किसान आंदोलन शुरू हो गया तब मैंने ओंकार जी के चैनल पर बताया था कि इसका शाहीन बाग हो जाएगा, इसका मतलब वो चलता रहेगा, यानी वहां कोई आए ना आए, बीच में कभी हफ्ते 15 दिन के बाद चैनल वाला बोलेगा अरे किसान आंदोलन में आज ये हुआ, फिर भूल जाएंगे, फिर 15 दिन, तो ये चलता है। तो राकेश टिकैत जो है वो दिखाई नहीं दिए, इसका मतलब वो नहीं है ऐसा नहीं होता।
भगवान है, हम सब मानते हैं। हमने कहा देखा है भगवान को? तो ये ऐसे ही एक भ्रम है, और भ्रम कभी असलियत नहीं होता। तो राकेश टिकैत है, हर जगह है। वो बोले तो हो गए ना, लखनऊ में भी हो गए। अभी योगी को नहीं दिखते, गवर्नमेंट को नहीं दिखते, कानून को या साइंस को नहीं दिखते, उससे बेचारे उनकी का गुनाह है। बात सीधी साफ है कि राकेश टिकैत है, आंदोलन है और जोर शोर से चालू है। और मोदी जी बोलते हैं बाबा चलने दो, आप ऐसे ही चलते रहो, क्योंकि उससे अगर कुछ उनको तकलीफ नहीं हो रही, इनको नहीं हो रही है, तो चलते रहने दो। उससे कोई निकलने वाला नहीं है। बात समझ लो आप कि उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। और मीडिया को भी अब देखिए, मीडिया भी ऐसी हालत हो गई है इनकी कि उनको पता नहीं चलता आंदोलन किसे बोले या स्टेटमेंट किसको बोले। ये रोज उठकर राकेश टिकैत कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अब हमारे यहाँ देखो ना, महाराष्ट्र में शिवसेना तो बची नहीं है आजकल। आप मुझे शिवसेना का दूसरा या तीसरा चेहरा कोई बता दो। आप रोज संजय राउत को उठा के दिखाते, बोलते शिवसेना ये बोलती है। बाकी शिवसेना का पहले जब आप 10, 15, 25 साल पीछे जाएंगे तो कहाँ कांच टूटी है, कहाँ गाड़ी जलाई है, कहाँ आंदोलन हुआ है, कहाँ मिशन कैंप हुआ है, तो वो शिवसेना ने किया ऐसा बोला जाता है। आजकल संजय राउत जो बकते हैं उसको शिवसेना बोलते हैं। तो वैसे ही राकेश टिकैत का आंदोलन बड़ा भारी जोरों शोरों से चल रहा है। हमको भी मान लेना चाहिए, वो हर जगह है, कहाँ नहीं होते। वो खुद साक्षात भगवान बन गए किसानों के। इसलिए किसान जो है उनकी पूजा करते और खेत में जाके काम करते, क्योंकि किसान को भी मालूम है इनकी पूजा करने से तो पेट भरने वाला नहीं है। अगर खेत में कुछ फसल आएगी तो मोदी उसको पैसा देंगे। इसलिए उनका काम तो जोरों शोरों से चालू है, आंदोलन जोरों से जो चालू है, वो देखने के लिए आपके पास वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। पर तो पर ये भाऊ, जो ये जो मुजफ्फरनगर में, ये तो मुजफ्फरनगर के सिसोली के रहने वाले हैं, तो सिसोली में भी इनको पसंद करने वाले बहुत कम लोग हैं। मुजफ्फरनगर और पड़ोस के जिले शामली में तो अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत चुने गए हैं। तो इनको क्या इस बात की अक्ल नहीं है कि नीचे जहां की आप सुपारी लिए हुए हैं किसी से और उसके बल पर आप आंदोलन चला रहे हैं, वो नीचे वाले तो आपके साथ बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो आप किस बेस पर 2022 और 2024 की धमकियां दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो मीडिया के दम पर दे रहे हैं ना। आप वो, मैं तो वही तो बोला आपको कि इनका आंदोलन पहले दिन से मीडिया में है, असल में था ही नहीं ना। असल में है कहाँ आंदोलन? देखो, अगर किसान कानून जो है पूरे देश के लिए है तो आप दिल्ली जाम कर देंगे, वो जाम कर दे, उससे गए। बाकी के सब किसान अपने अपने खेत में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बाढ़ आ गई है तो बहुत सारे किसानों का नुकसान हुआ है, वो कहाँ इनके साथ है? और मान लो यूपी के, बिहार के, बंगाल के, राजस्थान के कितने किसान इनके साथ है? कोई नहीं है। फिर भी ये कहते हैं आंदोलन है। मैंने आपको पहले 2-3 बार बोल चुका हूं मैं कि आजकल किसानों का आंदोलन जब शुरू हुआ तब किसान का आंदोलन नहीं था, ये तो अन्नदाता का आंदोलन चालू था कि ये अन्नदाता हमको भूखा मारेगा। ये जब समझ आया तो किसान वहां से भाग गए और आंदोलन किसानों का बचा और अन्नदाता खेत में फसल का काम करने के लिए निकल गए। तो शामली हो या इनका कोई मुजफ्फरनगर वगैरह जो कुछ डिस्ट्रिक्ट उनका है, वहां तो कोई पूछता नहीं, इसीलिए वो बड़े नेता है। अब देखिए, राहुल गांधी को अमेठी में कोई पूछता नहीं, लेकिन वायनाड में वो बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है। आप जाएंगे अमेठी और बोलेंगे कि राहुल गांधी को कोई मानता नहीं, आप गलत हो। राहुल गांधी सही है, वो बोलते ना हो, नॉर्थ के लोगों को पॉलिटिक्स समझती नहीं है, वायनाड के लोगों की समझती। अभी 5 साल में वायनाड के लोग भी बहुत सारी राजनीति समझ जाएंगे तो इनको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ेगी। अभी तो तो आप बहुत राहुल गांधी को समझो तो आपको टिकट समझ में आएंगे।
ये तो बड़ा मुश्किल काम है, राहुल गांधी तो कैसे समझे नहीं, वो खुद को समझने की, राहुल गांधी खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओंकार जी, इनको राकेश जी टिकैत को लाया गया था प्रायोजित करके, सभी लोगों का साझा प्रयास था ये कि ये जो है उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल करके दिखाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम फटाफट कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो पूरी तरह से सफाया कर देंगे। और जयंत चौधरी ने तो वो क्या बोलते हैं, वो पैर वैर भी पकड़ लिए, क्या नाम है उसका, वो गुलाम मोहम्मद जोड़ा या क्या गुलाम नाम है, मोहम्मद जोला, गुलाम मोहम्मद जोला, जोला। तो उसके पैर वैर भी पकड़ लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन असर तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। हालात ये हो गए हैं कि अब हमारे भाई लोग जो हैं वो जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन करते घूम रहे हैं और परशुराम जी की मूर्तियां चारों तरफ लगवाते घूम रहे हैं। ऐसा भी समय आएगा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। आप क्या मैं तो सोचते चूंकि मैं तो चूंकि मेरठ जिले से हूँ और किसान परिवार से ही ताल्लुक रखता हूँ। हमारे यहाँ अभी भी खेती होती है, तो हमारे जो बड़े भाई के बेटे हैं वो हमारी भी जमीनें वगैरह, खेत वगैरह बोते हैं। हम लोग तो अब खैर शहर के हो गए काफी समय से। तो मैं चूंकि गांव से वाबस्ता हूँ और गांव जाता रहता हूँ, आज भी गांव गया था, तो लोगों से बातचीत होती रहती है और इन लोगों के बारे में भी बातें होती हैं। जो मैंने अभी भाव से कहा था कि नीचे के स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर जो एक्चुअल में किसान है वो इनकी असलियत को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, पहचानता है। हमारे गांव से भी कुछ लोग आए थे शुरू शुरू में दिल्ली, इनके कहने पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ गए थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसने तो हमें बहकाया था। यानी लोगों की समझ में आना शुरू हो गया है। कई चीजें ऐसी हैं जिन पर झूठ बोले गए लोगों से, उनको उकसाया गया, भरमाया गया, उनको बुलाया गया, लेकिन अब क्या हाल है, अब तो बिल्कुल एकदम वही चौपट स्थिति है। अगर आप गाजीपुर बॉर्डर पर जाएं, सिंगू बॉर्डर पर जाएं, टीकरी बॉर्डर पर जाएं, शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाएं, तो वहां आपको दिखाई दे जाता है कि केवल इनके पदाधिकारी, इनके पदाधिकारियों के रिश्तेदार, कुछ जान पहचान के लोग, इनके संगठन के पदाधिकारी, उनके परिवार वगैरह ही थोड़ा बहुत भीड़ बढ़ा रहे हैं और कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, और जो मूल प्रश्न आपने पूछा है कि परशुराम की मूर्तियां लगाई जा रही हैं, जब कलकत्ता इनको बुलाया था ममता बनर्जी ने, तो पता नहीं ममता बनर्जी को इनको लेकर के कोई भ्रम था या इनको कोई बहुत बड़ा लीडर बनाने पर उतारू थी, क्या था, समझ से बाहर की बात है। लेकिन जब 5 दिन के दौरे पर दिल्ली में आई तो बाकी सबसे मिले, राकेश टिकैत से नहीं मिली। और ये उस दिन झाड़ बुहार करके बड़ा साफ सफाई भी करवाई थी इन्होंने वहां गाजीपुर बॉर्डर पर, कि कलकत्ता से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आ रही हैं, जरूर होकर के जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिली। शायद उनको आभास हो गया, एहसास हो गया, पंचायत चुनाव के जो इलेक्शन हुए उनके जो रिजल्ट आए और उसके बाद जो ब्लॉक प्रमुख बने और जिला पंचायत चेयरमैन बने, तो उनकी समझ में आया कि इस पर दांव लगाना तो बुद्धिमता नहीं होगी, तो शायद वो निकल गई। और ये जो ब्राह्मण ब्राह्मण खेला जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल हो, ये शायद किसी ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग में जाति आधारित राजनीति चलती थी। मेरे विचार से तो 2011 के बाद और 2013 के बाद तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, कुछ कुछ अपवाद तो छोड़ दीजिए, लेकिन जातिगत आधार पर वोटिंग हो ही नहीं रही है। बहुत सारे दूसरे फैक्टर हैं जिनके आधार पर अब मतदाता वोट कर रहा है और सरकारों को चुन रहा है। जो जातिवादी राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, अगर अब भी उनकी समझ में ये चीजें नहीं आ रही हैं, पिछले 2 लोकसभा चुनाव देखने के बाद भी और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और उनके नतीजों को देख करके भी, तो मैं यही कहूंगा कि ये लोग मूर्ख हैं जो इस तरह के टोने टोटके करने में लगे हुए हैं।
आप परशुराम जी की मूर्ति लगवा लीजिए, आप वो कौन से दुबे मुठभेड़ में मारे गए थे उनकी लगवा लीजिए, विकास दुबे, विकास बिकरू वाले। दुबे। हाँ, तो आप चाहे जिसकी भी मूर्ति लगवा लीजिए, लेकिन आज का मतदाता देखता ये है कि भाई पिछले 5 साल में किस पार्टी ने, किस पार्टी के नेता ने हमारी फिक्र की है, हमारे लिए चिंता की है, हमारे लिए खड़ा हुआ है, हमारे लिए संघर्ष किया है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। वहां अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के मुकाबले ये पासंग भी नहीं ठहरते हैं। बाकी की तो छोड़ दीजिए, मायावती अपने घर से नहीं निकली, अखिलेश यादव केवल ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी से प्रेरित होकर के। और बाकी के और कौन से चेहरे हैं यूपी में जिन पर हम बात करें? जो आपके असदुद्दीन ओवैसी है वो मौसमी मेंढक हैं, जहां चुनाव होते हैं उससे कुछ समय पहले आकर के टर टर शुरू करते हैं। बाकी और कौन से नेता हैं जो ओम प्रकाश राजभर या इस तरह की छोटी पार्टी के लोग हैं, उनका बेस कुछ पॉकेट्स में है, 1 जिले में, 2 जिले में, 3 जिले में है, इससे ज्यादा तो उनका प्रभाव ही नहीं है। तो ओवरऑल आज का मतदाता जो है वो ये नहीं देखता है कि आपने परशुराम की कितनी मूर्तियां लगवाई हैं या दुबे के प्रति आपने कितना आंसू बहाया है। वो ये देखते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, और जिस समय आपकी जरूरत थी उस समय आपकी भूमिका क्या थी। इस आधार पर वो आजकल फैसले करते हैं और अपना मत देते हैं। लेकिन इसमें एक एंगल और है भाऊ। हाँ। वो प्रियंका गांधी जो है वो संभवतः कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाली हैं, ऐसी बातचीत चल रही है। उससे तो अब वो तो क्या उथल पुथल हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो तो मेरा, मुझे याद आता है कि जब प्रशांत किशोर उनसे ज्वाइन हो गए थे 2016 में, तो उन्होंने उनको प्रपोजल दिया था या तो राहुल या तो प्रियंका को चेहरा बनाया जाए। जब उनको अकेले कांग्रेस को बहुमत लाना था, याद होगा आपको, ये हाँ, अकेले कांग्रेस को जब बहुमत लाना था और उसकी खाट पे चर्चा वगैरह सब शुरू हो गया था मामला, शीला उस वक्त दीक्षित को बनाया गया था चेहरा। नहीं, शीला दीक्षित को भी नहीं, तो पहले बोला था कि या तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। फिर प्रशांत किशोर बोला अब ब्राह्मण को चेहरा बनाओ, तो ब्राह्मण को चेहरा बनाए तो बेचारे रीटा बहुगुणा को लगा था कि हमको ही चेहरा बनाएंगे। जब इन्होंने शीला दीक्षित को लाया तो वो गुस्से में बीजेपी में चली गई, रीटा बहुगुणा जोशी, याद होगा आपको। हाँ हाँ, और वहां से अभी वो एमपी वगैरह है। तो बात ये होती है, और मेरा ख्याल है योगी की मिनिस्ट्री में वो कुछ मिनिस्टर भी बनी थी उस हाँ, वक्त। टूरिज्म मिनिस्टर। तो ये जो चलता है वो क्या होता है, मैंने बात पहले कभी आपको बोला होगा, वो फिल्मी गाना मुझे याद आता है, अपने आप खुश हो जाते हैं कि हाँ तू क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो हीरोइन बोलती है फिरते पड़ो, कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तो सपना सच्चा लगे इसके लिए काम करते, वो सपना सच्चाई में अवतरित करे इसके लिए कुछ नहीं करते। तो हमें यह समझना जरूरी है कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी मेहनत करते हैं, उसमें कुछ रिजल्ट उनके गलत हो गए, कोई निर्णय गलत हो गए, वो छोड़ दो, लेकिन करते तो है। इनको करना कुछ नहीं है, बस ट्विटर चलाना है। अभी अभी राहुल गांधी ट्विटर से भागकर निकले, क्योंकि दिल्ली में आके 5 दिन में ममता ने जो खेला किया, उससे डरकर राहुल ट्विटर से भागकर जनता में आ गए। वरना तो यूपी में भी प्रियंका को, आपको याद होगा, प्रियंका तो बड़ा ट्रम्प कार्ड था। बीच में कभी हाँ, कुछ 2019 हेडलाइन में नहीं था ना मिलती ट्रम्प। तो हाँ, तो हेडलाइन नहीं मिलती थी तो लिटिल दिल्ली के पत्रकार जो है उनके लिए वो हेडलाइन होती थी, हाँ प्रियंका को लाएंगे, प्रियंका तो ट्रम्प कार्ड है। मैंने उस वक्त 5 साल पहले लिखा था बिल्कुल ट्रम्प कार्ड है, लेकिन वो कांग्रेस के लिए नहीं, मोदी के लिए ट्रम्प कार्ड है। ये ने मैं 5 साल पहले लिखा था, लाइए उनको। इन्होंने क्या किया है, प्रियंका ने क्या किया है? देखिए 10 साल 15 साल से प्रियंका यूपी में अमेठी
और रायबरेली की कॉन्स्टिट्यूंसी देखती थी, जहां 10 विधान कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, 10 में से कितने एमएलए चुनकर लाए? ये तो केवल 2। दो। बाप दादाओं की जमीन थी, जहां और से, वो भी भाग गए। हाँ, तो वहां से भी भागना पड़ा। तो ये इनका ट्रम्प कार्ड है। यानी ट्रम्प यानी पत्ते का कार्ड होता है या अमेरिकन अध्यक्ष का पोस्ट कार्ड होता है, ये भी इनको मालूम नहीं। ये लोग ट्रम्प कार्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो प्रियंका को लाओ या किसी और को लाओ, कुछ होने वाला नहीं। देखिए, मैं तो मानता हूं कि लास्ट मोमेंट पर पिछले हफ्ते प्रशांत किशोर ने अमरिंदर सिंह का साथ छोड़ा, इसका मतलब समझो कि अमरिंदर सिंह हार रहे हैं, और हारने वाले घोड़े पर बाजी तो प्रशांत को लगानी नहीं है, इसलिए वो खुद वहां से भाग गए। यूपी में हुआ बहुत हो गया, इतना नाम बदनाम हो गया, बस हो गया। तो प्रियंका को लाने से क्या होने वाला है? आप दो अभी आप बोलो, मेरा ख्याल है किसने, ओमकार जी ने बोला कि विकास दुबे दुबे, गलत शब्द इस्तेमाल करते हो। विकास दुबे, ये सब डूबे हुए लोग हैं, वो इकट्ठा आकर विकास दुबे बोल रहे। तो दुबे ऐसा मतलब डूबे, ये सब डूबे हुए हैं। तो कहीं भी तिनका दिखाई देता है, बोलता है कि आधार मिल गया, ये तिनका डूबे पकड़ हुए कर को निकल दुबे जाए। का सहारा। हाँ, हाँ, विकास के हुए सामने डूबे सही हुए। बोला, डूबे हुए हैं, उनको डूबे का सहारा लगता है। और मोदी जी बोलते हैं डूबे तुमको ले लो, विकास हमको दे दो, तो उन्होंने विकास उठा कर ले लिया, और जो विकास जिसने डुबाया था उसको डुबा दिया पूरा। अब ये इसकी मूर्ति बनाएंगे तो बनाओ। अरे ब्राह्मण इतने तो उल्लू नहीं है ना, इतने तो उल्लू नहीं, सदियों से जिनको, यानी सदियों नहीं तो किस दशकों से देश भर में ब्राह्मणों का एक लॉकडाउन से क्वारंटाइन कर दिया गया है ब्राह्मणों को, फिर भी वो निकल कर आ गए ना। तो क्यों निकल कर आए? उनके पास कुछ क्वालिटी है, आप क्वालिटी नहीं मार सकते। हाँ, ब्राह्मण भी जो अभिमान से बोलते हैं ना, वो मैं मानता हूं कि वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ ब्राह्मणों का भी है, इसलिए उनको लगता है कि ब्राह्मणों पर अन्याय हो रहा है। जो भी कोई अन्याय हो रहा है ऐसा चिल्लाता है ना, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, न्यून गंड से पछाड़ा हुआ है। वरना जाति के नाम पर जो चिल्लाता है वो अन्याय की बात नहीं कर रहा है, वो उसका न्यून गंड है, उसकी न्यूनता उसको सताती है, उससे वो हीन निकल भावना। आता है, देखो हम पर अन्याय हो रहा है। वरना आप देखो, देश का प्रधानमंत्री है वही ओबीसी है, और हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं मोदी ओबीसीओ के खिलाफ है। अरे मोदी खुद ओबीसी है ना, मोदी खुद ओबीसी है, ये उनको मधुवादी बोलते हैं। अभी क्या करेंगे? तो बात ऐसी होती है ना कि देखो, तो ये सब एनालिसिस करने वाले जो है, पत्रकार है, संपादक है, वो 2000 से पहले यानी 1980, 1990, 2000 में अटके हुए हैं, और दुनिया 2021 में आ गई है। तो इसलिए लोग जाति पर नहीं सोचते, लोग मुझे क्या मिलने वाला है, मुझको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, मेरा क्या फायदा होने वाला है, ये लोग सोचते। लोग चिटफंड में नहीं जाते। आप बंगाल के जाते हो बात अलग है, लेकिन वो बंगाल के चिटफंड से निकले हुए तो 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। नेक्स्ट टाइम वो आगे चलकर शायद 3 करोड़ हो जाएगा, हो जाएगा। देखो, मोदी को जो बंगाल में बीजेपी को वोट मिले हैं, वो चिटफंड से डूबे हुए लोगों में मिले बहुत सारा। ये सब चिटफंड तो टीएमसी है, लेकिन वहां से निकलने में भी समय लगता है। तो यूपी के लोगों को भी अगर अभी मैंने सुना कि 9वां हफ्ता मिल गया, जो कब साल भर में 6,000 रुपए मोदी जी भेजते हैं गरीब किसानों को, उसका 9वां हफ्ता तो मिल गया। बड़ी भारी एमएसपी पे खरीद हो गई है। तो लोग जब दिखाई देता है कि हमारे जिंदगी में फर्क कहां हो रहा है, और ये कल्पना की बात करते हैं, तो लोग उसमें फंसने वाले नहीं। जितने निकलकर सामने आएंगे वो तो मोदी या योगी के साथ जाएंगे, जाएंगे उनके साथ। हाँ, कहीं भी गलत एनकाउंटर होगा, कहीं भी एक बलात्कार, तो अरे 100 बलात्कार होते थे, उससे निकलकर अगर 20 भी होते, 22 होते,
तो लोगों को समझ में आता है कि बीमारी अच्छे आहिस्ते आहिस्ते स्लो डाउन हो रही है, कम हो रही है। तो लोगों को समझ में आता है। ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है उसको समझने में देरी होती है। आप छोटी सी बात ले लो, आइंस्टाइन ने ही कहा है कि जो सीधी सादी बात है उसको अगर कॉम्प्लिकेटेड करना है तो इंटेलेक्चुअल के पास लेके जाओ, वो उसको कॉम्प्लिकेटेड करके बता देगा जो आसानी से हमें समझता था। अभी देखिए, हम लोग जर्नलिस्ट है जो जोर शोर से बोलते हैं कि ये कम्युनल पोलराइजेशन, कम्युनल। गांव में जाओ, यूपी के, आप मेरठ में जाते हो, उधर गांव में पूछो ये पोलराइजेशन क्या हो, लोग बोले नहीं मालूम, हमको पोल मालूम है, नहीं मालूम। ध्रुव मालूम है, हाँ ध्रुव मालूम है। ध्रुव तो भगवान है बोलेंगे ना। अब ध्रुव का मतलब पोल, ये जो उनको मालूम है, उनके सामने हम पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण ऐसी बातें करेंगे तो किसको पता चलने वाला है। तो एक गधा दूसरे गधे को बोलता है देश में बड़ा ध्रुवीकरण हो रहा है, तो दूसरा गधा बोलता है बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मुझे वो राजू श्रीवास्तव करके कॉमेडियन है, उसकी एक नकल याद आती है, बढ़िया नकल है। और तुम्हारा जो अखिलेश था उस वक्त की है वो, तो बोला, अखिलेश ने बोला हर गांव में बिजली लाएंगे और बिजलियों के खंभे लगाएंगे। तो गांव के चौराहे पर कुत्ते आपस में बात करते हैं, बोलते बिजली तो आनी चाहिए, कुत्ते बोल रहे गांव में तो बिजली आनी चाहिए। तो एक दूसरे से जोर शोर से बात करते, दूसरा बोलते है बिजली जब आए तो आए लेकिन खंभे तो लगने चाहिए। तो एक बुढ़ा कुत्ता जाके पूछता है, अबे तुझे बिजली से क्या मतलब है, क्यों तो कंप्यूटर चलाएगा या मोबाइल फोन चार्ज करने वाला है, तुझे क्या मतलब है बिजली और खंबे से। वो बोला बिजली से मतलब नहीं लेकिन खंबे से मतलब है ना। टांग उठाने के लिए खंबा तो चाहिए, बिजली आए ना आए। तो इस ढंग से जो चर्चा चलती है उसको हम लोग डिबेट बोलते हैं। इस ढंग से चर्चा चलती है। आज ही मैंने दोपहर को एक यूट्यूब पर एक क्लिप देखी, बढ़िया क्लिप थी। एक बड़ा आईना लगाया था, 6 फुट बाय 10 फुट वगैरह आईना, और उसके सामने कुत्ता जाके अपनी ही जो प्रतिमा है उस पर भौंकता है। फिर वही कुत्ता उन्होंने दिखाया कि कोने में 2 आईने लगाए थे, अब उसको पता नहीं चला इस पर भोंकू या उस पर भोंकू। तो मैं देखता, मैंने पूरी वो 8 मिनट का था वो पूरा देख लिया। तो मैंने सोचा ये डिबेट चल रहा है या यूट्यूब पर कोई कुत्ते की क्लिप चल रही है। हम रोज का डिबेट देखे, कौन किस पर भौंक रहा है पता नहीं चलता। तो इस ढंग से जब डिबेट चलते हैं तो आम आदमी वो देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं इनको, और ये अपने आप में खुश होते हैं। इसलिए मैं राजू श्रीवास्तव की वो कॉमेडी मुझे याद आ गई कि भाई बिजली आए ना है लेकिन खंबे तो लगने चाहिए। तो ये इनकी विकास की कल्पना है, डेवलपमेंट की। तो इनको विकास दुबे का मतलब विकास शब्द का ही आशय मालूम नहीं है, तो इनसे आप क्या चर्चा करेंगे। तो वो लोग भी सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से छोड़ देते, जाने दो भैया, जो मुझे करना है वो करूंगा। और वो आपने बोला जो शामली में हो या मुजफ्फरनगर में हो, जो होना तो हो गया, तो वो चिल्लाने दो, कोई बात नहीं। आईने के सामने खड़े होकर राकेश टिकैत क्या बोलते हैं उससे आम किसान को क्या मतलब है। ओंकार जी, जी जी ये तो हमने इनका जो ये फर्जी जो ब्राह्मणों का प्रेम जो है वो तो देख लिया, और हमें भी पता है कि इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब मायावती के खैर आपके जहाँ तक अखिलेश की बात है तो उसको तो कोई गंभीरता से लेगा भी नहीं, क्योंकि उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मायावती एक बार ब्राह्मणों को समर्थन लेकर जीत चुकी हैं, लेकिन उस समय का जो अनुभव है वो ये है कि सतीश मिश्रा के परिवार वालों के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं मिला, और बाकी जो मायावती के राज में जैसा होता है वैसा ही होता रहा। इसलिए ब्राह्मणों ने उनको अगली बार त्याग दिया, और इस कदर त्याग दिया कि उनसे नाराज होकर अखिलेश को ही समर्थन कर दिया, यानी मुलायम सिंह यादव को ही समर्थन कर दिया। तो इस बार भी मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की बात होगी।
यदि हम देखें तो योगी जी के जो इस समय के जो भी मूव्स हैं या जिस प्रकार से वो आत्मविश्वास से भरे हुए दिखते हैं, और उनकी जो चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या उनकी स्पीच हो या किसी भी प्रकार का जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता। आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, केवल योगी जी की बात नहीं है, पूरी बीजेपी ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है और केवल भारतीय जनता पार्टी ही इस समय कुछ करती हुई भी दिखाई दे रही है। योगी जी तो खैर जब से बने हैं तब से वो मोदी जी की तरह, और मैं तो कई बार मजाक भी करता हूं, मैं चूंकि पिछले साल अगस्त में ही एडिटर के पद से रिटायर हुआ और मैं हरी भूमि देखता था, हरियाणा और दिल्ली। तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने शादी नहीं की। उत्तर प्रदेश में योगी जी, उन्होंने शादी नहीं की। केंद्र में मोदी जी, उन्होंने शादी की, लेकिन वो अनब्याहे ही हैं एक तरीके से। शुरू से ही एक अलिप्तता हो गई थी और तीनों ही बहुत ही मेहनती। मनोहर लाल खट्टर के बारे में कई बार लोग, मीडिया के लोग, बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन वो भी मतलब जहां तक काम करने का प्रश्न है तो वो भी 24/7 काम करते हैं। और जो गैर जाट पॉलिटिक्स है उस पर भी एक तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने एक आधिपत्य जमा लिया है, खत्म कर दिया एक तरीके से भजन लाल फैमिली को, जो गैर जाट पॉलिटिक्स करती थी, या कुछ दूसरे लोग थे, दूसरी पार्टियां उभर रही थी, उनको भी एकदम मिनिमाइज कर दिया है। उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, इस पर मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो ये ओबीसी का संशोधित बिल मोदी जी लेकर के आए हैं, अब राज्यों को ताकत दे दी गई है कि भाई जो कास्ट ऐसी हैं जो ओबीसी की हैं और जिनको आप लिस्ट में लाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पहले ये केंद्र करता था। तो उस समय मेरी आपकी चर्चा हो रही थी, आप थोड़ा सा डिफर थे इस चीज को लेकर के कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट या हरियाणा में जाट भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे भी कि नहीं देंगे और मोदी सरकार के इस फैसले के प्रति उतनी सकारात्मकता दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। मेरा कहना था कि कर्नाटक में लिंगायत है, महाराष्ट्र में मराठा है, गुजरात में पटेल है और हरियाणा में जो जाट हैं वो थोड़ा सा सकारात्मकता दिखाएंगे और उनको इस रूप में अगर लाभ मिलेगा कि मोदी जी सरकार ने इनिशिएट किया है तो शायद वो पुनर्विचार करें अपने रुख को लेकर के। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि लिंगायत तो पहले से ही साथ में है। लिंगायत तो कभी येदियुरप्पा के जी, समय से ही, हाँ, पिछले उनकी वजह 20-30 वर्ष से उनकी तो वो वजह तो से और साथ ही साथ है। में है। हाँ, और 2018 में खुद देवेंद्र फडणवीस ने ही मराठाओं को भी ओबीसी इसमें आरक्षण दिया था। तो इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। पटेल को लेकर के जरूर कुछ कुछ कैरेक्टर बीच में आते रहे जो भीड़ जुटा करके थोड़ा परेशानी क्रिएट करते रहे, लेकिन अब वो कांग्रेस में गए तो कांग्रेस में भी उन्होंने दूसरी तरीके की परेशानियां क्रिएट कर दी या कांग्रेस नेतृत्व ने उनके लिए परेशानी क्रिएट कर दी। बहरहाल ये तो भविष्य का देखने वाली बात है। हम बात कर रहे थे योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है अभी तक तो कम से कम जिसने मैदान पर उतर करके 6 महीने पहले से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके बावजूद कि अभी भी जितने भी विश्लेषक हैं वो चाहे इनके प्रति सद्भावना रखते हों या दुर्भावना रखते हों, सबका ये मानना है कि योगी और भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। अभी अखिलेश या मायावती या कोई असदुद्दीन ओवैसी या ओम प्रकाश राजभर कोई चुनौती देने की स्थिति में ओवैसी का तो नहीं है। मतलब नहीं, ओवैसी तो वो संभल के आसपास का कुछ एरिया है, उसमें उसके कुछ वोट हैं, बस जी, उसके अलावा कुछ नहीं।
वो इसके एक बावजूद अगर पठानों अगर का एक पर्टिकुलर सेक्ट है जो उसको वोट करता है। जी जी, तो इसके बावजूद अगर जेपी नड्डा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाते हैं और उन सबको एक टास्क देते हैं कि भाई कृषि कानूनों को लेकर के या दूसरे मसलों को लेकर के जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन पर आप अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दीजिए, जाकर के गांव गांव में जाइए। एक टास्क दिया है, लेकिन सोच देखिए, उनकी सोच ये है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर गांव में जाएंगे, और अगर हर गांव में नहीं भी जा पाए तो जितने बड़े गांव हैं अगर उन तक भी पहुंच गए तो एक जनसंपर्क हो जाएगा, एक संवाद हो जाएगा, एक उनकी उपस्थिति लग जाएगी। इसी तरीके से जेपी नड्डा ने अभी 2 कमिश्नरी कवर कर ली हैं, वहां जाकर के लोगों से बात की है, अपने कार्यकर्ताओं से बात की है। बाकी तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा कोई, ना मायावती कहीं निकली हैं अभी तक लखनऊ से बाहर। लखनऊ से जरूर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रही हैं, उनको समझा रही हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। चलिए, यहां तक भी समझ में आता है। लेकिन अखिलेश यादव तो सिवाय ट्विटर के और कुछ कर नहीं रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अगर कोई लग रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी है और खुद योगी आदित्यनाथ भी। यही बात मैं भाव से पूछता हूँ। देखिए, चुनाव जो होता है उसमें लड़ना पड़ता है। आप कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कोई मैच नहीं जीत सकते, आपको लड़ना पड़ेगा। और ये लोग लड़ने की मूड में भी नहीं है। मैं तो मानता हूं कि ऐसा दिखाई नहीं देता कि ये लड़ना चाहते। आप ममता को देखिए, ममता ने जीत लिया, उसकी सराहना सब ये लोग कर रहे, लेकिन ममता हर दिन यानी 6 महीने से कितना घूम रही थी। उसकी क्वालिटी है तो क्वालिटी हमको भी माननी पड़ेगी ना। उसकी अप्रोच जो है या उसका बर्ताव का तरीका हमको पसंद नहीं है, लेकिन वो मैदान में हर दिन थी, हर दिन थी। अगर ये बाकी के लोग सिर्फ हाथ ऊपर उठाने आ जाते हैं और बाकी के समय कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं, हम कहाँ देखते हैं। तो हाँ, वो अपने अब देखिए, आप तो बोल रहे हैं कि लोगों में नहीं गए। अरे शिवपाल सिंह कहते हैं कि उनको उनके अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, इतने बिजी है अखिलेश यादव। कल ही मैंने ये न्यूज पढ़ी कि शिवपाल सिंह यादव उनके चाचा है, पुराने उनके मिनिस्टर है, वो हफ्ते भर से उनको कांटेक्ट कर रहे हैं कि मुझे आपसे मिलना है। उन्होंने कुछ जो पार्टी बनाई है वो साथ में आकर लड़ेंगे। वो अपने चाचा को भी साथ नहीं लेना चाहते, तो बाकी और किसको साथ ले सकते, क्योंकि उनको किसी से मिलना नहीं है, उसी से मिलना नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो मैदान में नहीं है वो लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। मैं जो 2 बार मोदी के बारे में मैंने किताब लिखी थी कि मोदी जीतेंगे करके, तो मैंने ये सब समीकरण उस आधार पर बनाया था। मैं तो सर्वे नहीं लेता कि बीजेपी लड़ने की स्थिति में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर 100 में है तो उसमें 70-75 जगह निकल आएगी। तो जब 400 से ज्यादा थी इसलिए मैंने 300 बोला था। तो पहला प्रेफरेंस ये होता है कि क्या आप लड़ने की पोजीशन में हो, क्या आप लड़ने को तैयार हो। तो आप देखिए ना, आपने ही बताया कि मायावती फोन पर ही काम चला रही है और अखिलेश ट्विटर पर काम चला रहे हैं, और जब वीकेंड होता है तो वो चलाते हैं। और प्रियंका गांधी भी ट्विटर पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता, चुनाव तरीके से लड़ा जाता है। और बूथ बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन है वो बूथ लेवल पर लेकर जाते हैं। मुझे मालूम है, हमने महाराष्ट्र में देखा है, ऐसा एक उनका कोई प्रोग्राम था, उस पर वहां मेरा लेक्चर भी हुआ था। ये सब उन्होंने बताया कि एक बूथ इंचार्ज है हमारे लोकसभा के पहले, कि एक एक आदमी एक बूथ यानी 1000-1500 वोटर जो है उनको कवर करता है। और ये सिर्फ चुनाव तक रहेगा, उसके बाद पार्टी में और कुछ काम करेगा, लेकिन अगले 1 साल के लिए ये पार्टी का बाकी सब काम
छोड़कर इस बूथ के लिए काम करेगा। तो जिस ढंग से होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैं आपको समझा दो। 80 के दशक में मैंने मुंबई के फिल्म सिटी पर एक कवर स्टोरी लिखी थी एक मराठी मैगजीन में। तो उसके लिए मैं 2 दिन वहां गया था फिल्म सिटी गोरेगांव में। तो मैं जब पहले दिन गया था तो जो रमेश सिप्पी करके डायरेक्टर थे, उनकी कोई फिल्म चालू थी शूटिंग की। तो मैं देख रहा था, वो तो जाने माने डायरेक्टर थे, लेकिन कहीं उनको कट बोलते थे, कट किया शॉट तो वो उठकर वो जो कोई समझो लाइट स्पॉट बॉय है, कोई और है, कोई कुछ और इक्विपमेंट पकड़ के खड़ा है, वहां तक चलते जाते थे, उसको समझाते थे क्या गलती हुई। तो ऐसा वो एक शॉट मैंने देखा था, उसमें 8-10 बार ये हो गया। तो मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा डायरेक्टर है ये, उसके पास मेगाफोन है, मेगाफोन पर भी बता सकता है या तो उसको बुला सकता है, ये उठकर वहां क्यों जा रहा है? यानी इनके सामने ये बड़ा होकर भी छोटा क्यों हो रहा है? तो जब बाद में उनके साथ 10 मिनट की बात मैंने की तो मैंने यही सवाल उनको पूछा कि आप क्यों वहां जाते हो? तो इन्हें बहुत बड़ी बड़ी बात मुझे समझाई। बोले क्या होता है, अगर मैं चिल्ला के बताऊं या उसको बुलाऊं तो 4 लोग सुन लेते हैं कि उसकी कहां गलती होती है, तो पहले बाकी के लोगों को अच्छा लगता है कि हमारी तो गलती नहीं हो रही, ये गलत है। तो वो गलती करता है, उस पर सबका ध्यान जाता है, वो खुद गलती कर लेते। तो उसको उसी को मैं इन्फॉर्म करता हूं कि गलती क्या कर रहा है और क्या नहीं होनी चाहिए। तो अपने काम पर कंसंट्रेट करता है, एकाग्रता करता है, और बाकी जो है उनको पता नहीं होता कि उसकी क्या गलती हो रही है, इसलिए इनका ध्यान भी बंटवारा नहीं होता। तो ये बूथ बूथ इंचार्ज जो बीजेपी ने आइडिया बनाई है, वो समझना जरूरी है कि उसको बाकी जगह कुछ चल रहा है उससे मतलब नहीं होता, मेरे बूथ में क्या होने वाला है। मेरे बूथ में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पार्टी को वोट देने चाहिए। इस ढंग से अगर हम करते हैं, ये देखो आर्मी इस ढंग से काम करती है। मेरा एक खासगी वाले करके दोस्त है, कर्नल है, तो मैं अभी आर्मी एरिया में रहता हूँ। तो मुझे अजीब लगता है कि भाई मैंने एक बार 1 साल रहता हूँ तो मैंने सोच लिया कि भाई किसी को भी जिला परिषद का या म्युनिसिपालिटी का या विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उसको 6 महीने, कम से कम 6 महीने आर्मी एरिया में झाड़ू पोछा करने के लिए रखा जाए, तो सफाई क्या होती है और उसका डिसिप्लिन क्या होता है उसको पता चले। तो मैंने वो दोस्त को पूछा, यार ये कैसा होता है, क्लीन का मतलब क्लीन ही कैसे होता है, पत्ते गिरते पेड़ के वो भी कैसे साफ हो जाते? तो उसने मुझे बताया क्या होता है, हमारे यहाँ काम बांटा जाता है, यहां से वहां तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तुमको दिया है तो वो साफ होना चाहिए, बाकी हो ना हो तुमको उससे कोई ये नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा 1 किलोमीटर क्लीन होना चाहिए। तो इस ढंग से काम चलता है तो वॉर जीता जाता है, चुनाव जीते जाते हैं। अगर यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ वॉर फुटिंग पर काम चल, बीजेपी का काम वॉर फुटिंग पर होता है, तो ये फर्क आप समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी में योगी फिर से क्यों जीतेगी। ये अच्छा वोट परसेंटेज वगैरह होता है वो अलग बात होती है, उस पर हम फिर कभी बोलेंगे। लेकिन आज मैं मानता हूं कि चीफ मिनिस्टर से उनके बूथ इंचार्ज तक जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं। और एक बात बताता हूँ, उस वक्त मैंने जिन्होंने वो शिविर कैंप आयोजित किया था उनसे मैंने पूछा कि ये तो ठीक है हम भाषण देंगे, पॉलिटिकल लाइन कथन करेंगे, लेकिन ये लोगों के साथ क्या बात करेंगे? तो उन्होंने मुझे एक बार बहुत भारी बात बताई थी। मतलब मोदी जी की 170 से ज्यादा योजना आम जनता के लिए, उसके लाभार्थी कौन है इनके बूथ में, इनकी लिस्ट बनाई गई है कि ये जो 1500 समझो वोटर उस बूथ पर आने वाले हैं, तो उनके लिए मोदी जी की सेंटर की कौन कौन सी योजना इंप्लीमेंट हुई है और क्या पहुंची या नहीं पहुंची। अगर नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, और नहीं पहुंची है तो उसका फायदा भी उनको अगले 6 महीने में मिलना चाहिए। यही काम
बूथ इंच करना है, समझ रहे हैं आप? वॉर फुटिंग का मतलब समझ रहे हैं? या ये हमारे जात के है, या ये मनुवादी नहीं है, इस ढंग से बोलने का समय चला गया। अब मोदी जी का मतलब डिलीवरी होता है। मोदी का जो गवर्नेंस है ना, वो डिलीवरी पर निर्भर होता है। बाकी पार्टियां अभी तक इस ढंग से काम नहीं करती। उनको लगता है कि हाँ, मैंने वेबसाइट पर तो डाल दिया, इसका मतलब सब लोगों ने पढ़ लिया। नहीं होता है सब। बीजेपी ये इंटरएक्टिव वेबसाइट है और बाकी है वो स्टैटिक वेबसाइट है, समझा? जी, तो चलिए इसी नोट पे अब हम चलते हैं, दर्शकों के प्रश्न आए हुए तो दर्शकों पर चलते हैं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं और पत्रम पुष्पम के साथ हमारी सपोर्ट करते हैं। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Vikram Razdan, why is Modi, BJP, RSS trying to appease others oblique Mujis by showing that he does not care about Hindus, his main vote base? Isn't that a paradox? ये पूछ रहे हैं, बाबू से पूछता हूँ ये कि मोदी, बीजेपी, आरएसएस जो है ये दूसरों का, जो उनको वोट नहीं देते हैं और मुसलमानों का तुष्टीकरण करके ये क्यों दिखाना चाहते हैं कि उन्हें हिंदुओं की परवाह नहीं है? ये क्या विडंबना नहीं है एक? विक्रम राजदान। मैं नहीं मानता इसको हिंदुओं की विडंबना। क्या है, हम लोग जिस ढंग से मुस्लिमों का, क्रिश्चियनों का कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, इस ढंग से मोदी हिंदुओं का तुष्टीकरण करे, ये अगर अपेक्षा है तो मैं गलत मानता हूं। मोदी जी या किसी भी गवर्नमेंट को सब जनता हमारी ही जनता है, इस ढंग से काम करना चाहिए और मोदी जी वही कर रहे हैं। मोदी जी किसी का भी तुष्टीकरण नहीं कर रहे। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इनको लगता है कि जैसे अब देखिए तो ओवैसी है, ममता है, इनका तरीका ये होता है कि वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण नहीं करती। वो मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदुओं पर अन्याय करना चाहती और उसको तुष्टीकरण नहीं मानता। आप इस देश के सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टियां जो है उनको देखें, उन्होंने मुस्लिमों का भला नहीं किया है, मुस्लिमों का भी उन्होंने नुकसान किया। तुष्टीकरण का मतलब अगर आप दूसरों के खिलाफ कुछ करना चाहिए ऐसा मानोगे तो मैं उसको तुष्टीकरण नहीं मानता। हाँ, एक बात है कि, और दूसरी बात एक है कि जिस ढंग से तैयारियां होनी चाहिए उस ढंग की अगर तैयारियां नहीं हुई है तो आप खुलेआम हिंदू सरकार इस ढंग से काम नहीं कर सकते। जो गलतियां इसके पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, वीपी सिंह थे, चरण सिंह थे, मुरारजी थे, उन्होंने जो गलतियां की उसी गलतियों की सीढ़ी बनाकर कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी और सब हिंदू पॉलिटिक्स जो है वो 10-10 साल पीछे चला जाता है। तो इतनी भी जल्दी हमको नहीं करनी चाहिए। हमको मोदी जी से आगे जाने वाला प्राइम मिनिस्टर आने तक मोदी को संभालना चाहिए। एक बात और करके मैं बता दूंगा कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप बोलोगे कि नहीं, मुझे तो पूरा का पूरा हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए, ये हम कौन नाके पर का कौन डॉक्टर लाया जाए, नहीं नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, तो आप मर जाओगे। आपको फर्स्ट एड देने वाला डॉक्टर भी उस वक्त जरूरी होता है जब तक कोई स्पेशलिस्ट उपलब्ध नहीं होता। हम आज उस सिचुएशन में नहीं है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाएं। अगर आज ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी को भी उठाकर आप सर्जन बना दोगे तो पेशेंट मर जाएगा, और यही होते आया है। मोदी जी वो सिचुएशन नहीं पैदा करना चाहते, किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे वो पसंद है क्योंकि जल्दबाजी में पेशेंट मर जाता है, ये बात गलत होती है।
हाँ वो तो ठीक है बाबू, लेकिन जो काम गुजरात में कर रहे थे उसका उल्टा क्यों कर रहे हैं? सवाल लोग ये पूछते हैं कि गुजरात में तो आपने माइनॉरिटी स्कीम्स लागू नहीं की और यहाँ पर आके न केवल लागू कर रहे हैं, उसको और बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और उसका गुणगान और कर रहे हैं। तो ये तो ये तो स्टैंड में चेंज क्यों किया? ये तो लोग पूछेंगे, नहीं तो सवाल पूछेंगे, निश्चित रूप से पूछेंगे। ये बिल्कुल एक बात है कि गुजरात में 5-6% मुस्लिम थे, ना देश में 18%, 9%, 10% है वो। कुछ देश में 18% है, और यूपी हो तो 25% से ज्यादा है। तो नहीं, उनका यूपी उनको पहला 19%। मार्जिनलाइज करना पड़ता है। एक बात आप समझ लो कि पहली बात होता है कि सामने वाले को पहले मार्जिनलाइज करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, नहीं तो आप उनको इकट्ठा देखिए। आज मोदी जो जीते हैं, हम लोग कितना भी बोले कि हिंदुओं के वोट से जीते, मैं बिल्कुल मानता नहीं। अगर हिंदुओं के जीते होते तो हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हारते नहीं, हारते नहीं। आज जो राजस्थान में गवर्नमेंट बैठी है तो खुलेआम मुस्लिमों के साथ बात करती है। तो फिर जो बीजेपी की सरकार थी वो क्यों चली गई? वो हिंदू नहीं है। कांग्रेस को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार लाने वाले हैं वो हिंदू नहीं है, बिल्कुल हिंदू है। लेकिन वो स्थान का तो मैं बता देता हूँ, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ ना। वसुंधरा जो थी एक्सट्रीमिस्ट हिंदू नहीं है, वो गहलोत से इसलिए भी ज्यादा प्रो मुस्लिम थी। नहीं, बिल्कुल है। लेकिन क्या होता है कि देखो, किसी का विश्वासघात करना है तो पहले विश्वास तो कमांड करना पड़ेगा। आप बोलते हैं विश्वास नहीं, लेकिन पहले ही विश्वासघात कर दो तो नहीं होता, नहीं होता। ये भी देखो, नेहरू ने, हम नेहरू को कितनी भी गाली दे, लेकिन नेहरू जी ने पहले हिंदुओं का विश्वास तो जीत लिया था। पाकिस्तान होने के बावजूद यहाँ सावरकर के विचार नहीं चले, नेहरू के चले। बाद में उन्होंने हमारा विश्वासघात किया, वो बात अलग है। लेकिन विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास भी अर्जित करना पड़ता है। तो आज जो चल रहा है उसकी रणनीति आप मानते हो कि मोदी जी सामने आके बोले कि बाद में मैं इनका विश्वासघात करने वाला हूं, इसलिए आज तुष्टीकरण करने वाला हूं, तो आज ही मोदी को गिराया जाएगा। और इसलिए मैंने बार बार मैं बोलता रहा हूं, आज नहीं 2014 से बोल रहा हूं कि मोदी को या मोदी के हिंदुत्व को अगर धोखा है तो ज्यादा कट्टर हिंदू जो है उनसे ही धोखा है। वो इतनी जल्दबाजी करेंगे कि उससे पूरा काम बिगड़ सकता है। चलिए, ये ये नहीं, दूसरा विषय, फिर कभी और बात कर लेंगे इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, समझने जैसी बात है। देखो, जल्दबाजी में ही हम अपने देश में गुलाम हो गए, हम अपने देश में गुलाम हो गए। और ये कहां से चालू है? शहाबुद्दीन घोरी को किसने लाया था? किसने लाया था? वो अकेला आया और जीत गया, ऐसी बात नहीं है। बाबर के नाम पर लड़ने वाले हमारे ही थे। तो ये इतिहास मत भूलो, इतिहास बदलना है तो इतिहास ढंग से समझना भी जरूरी है, नहीं तो हम इतिहास, हिस्ट्री रिपीट करते जाते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ तगल पल्लेवर, आप सभी को प्रणाम। भाऊ, महाविकास आघाड़ी की सरकार रोज के रोज इतनी स्टैंड अप कॉमेडी कैसे कर लेती है? और ओंकार जी, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में सुशील कुमार मोदी को स्थान क्यों नहीं मिला? पहला पार्ट भाऊ आपसे, महाविकास आघाड़ी की सरकार की कॉमेडी। महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही क्योंकि कोई गिरा नहीं रहा है। देखिए, देश में 50 साल से कांग्रेस चलती रही, इसका कारण यही था, कोई गिरा नहीं रहा था, कोई अल्टरनेटिव नहीं था। जब बीजेपी अल्टरनेटिव करके खड़ी हो गई तो वाजपेयी के समय में कांग्रेस हार गई थी, लेकिन कुछ जल्दबाजी ऐसी हो गई। अभी देखो, हमारे प्रमोद महाजन थे, उन्होंने 3 स्टेट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीत गए, और दिल्ली का जो कुछ हुआ था तो उन्होंने मिड टर्म पोल ले लिया और 6 महीने की सुविधा सोनिया गांधी को उपलब्ध करके दी। मैं पहले सवाल के जवाब में जो बोला था जल्दबाजी, इसको जल्दबाजी बोलते, और उन्होंने उतना ही नहीं किया। प्रमोद महाजन की गलती हमें समझना जरूरी है कि मोदी, वाजपेयी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब मिड टर्म पोल तो हम जोर शोर से जीतेंगे
और महाराष्ट्र में उस वक्त शिवसेना बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं थी। इन्होंने 8 महीने पहले महाराष्ट्र की विधानसभा बर्खास्त की और जो सत्ता 8 महीने और चलती थी वो भी गिरा दी। तो इसको जल्दबाजी बोलते हैं। मोदी जी फूक फूक कर एक एक कदम रखते हैं, इसके लिए मुझे मोदी पसंद है। हिंदू 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 बोलना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए लड़ना, जो ये सवाल पूछने वाले होते हैं ना, वो कितने मैदान में उतर कर लड़ने वाले देखिए। तो ये भी देखना पड़ता है कि हमारी ताकत असल में है कितनी, है ओंकार जी, कितनी। सुशील कुमार मोदी को क्यों नहीं स्थान मिला? देखिए, सुशील कुमार मोदी को स्थान ना मिलने की वो वजह तो नहीं हो सकती है जो लोगों के दिमाग में रहती है कि सुशील कुमार मोदी ने एक बार मोदी जी का विरोध कर दिया था, इसलिए मोदी जी ने उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया। इस तरह की चीजें सोशल मीडिया तक तो ठीक है, पर सुशील मोदी के लिए निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के दिमाग में कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई पद होगा। और ऑलरेडी बिहार से इतने लोगों को प्रतिनिधित्व मिल गया, पारस पारस पासवान, इसके अलावा आपके नीतीश कुमार की पार्टी से भी एक आ गए, पहले से ही आर.के. सिंह से लेकर के कई लोग थे। तो बिहार से कितने मंत्री बनाए जा सकते थे? हालांकि सुनने में तो ये भी आता है कि भाई नीतीश इस बार भी चाहते थे कि कम से कम 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री ले लिए जाएं ताकि वो अलग अलग जातीय समूह को संतुष्ट कर सकें, पर नहीं किया उन्होंने। किस राज्य से आखिर कितने चेहरे लिए जा सकते हैं? तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए कि तो सुशील मोदी को शायद नापसंद करते हैं या अतीत में कुछ ऐसा टिप्पणी कर दी थी इसलिए नहीं लिया, पर मेरा मानना यह है कि सुशील मोदी की भविष्य की कोई ना कोई भूमिका उनके दिमाग में निश्चित रूप से होगी। जी, अगला प्रश्न। रितेश, क्वेश्चन टू भाऊ। आप कहते हो कि मरी हुई मुर्गी को तंदूर से डर नहीं लगता। हम 2019 में सोच रहे थे कि हम शेर भेज रहे थे दिल्ली में, हमसे गलती हो गई। हमको योगी कब मिलेंगे? ये मरी हुई मुर्गी नहीं चाहिए प्लीज। बिल्कुल मोदी, आप योगी को ला सकते हैं, किसने रोक। मेरे घर में ही झगड़ा हुआ था जब स्वामी, यही भाषा स्वामी पहले 5 साल बोल रहे थे, उनको जल्दबाजी थी, तो मेरे घर में ही झगड़ा होता था। मैंने बोला कि भाई स्वामी का अपना एजेंडा है, डॉक्टर स्वामी का, किसने रोका है? स्वामी प्राइम मिनिस्टर बने कोई किसने रोका है? योगी जी इतने महान हैं, तो मुझे एक सवाल मेरा है कि योगी जी इससे पहले चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बने? मोदी को चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा 3 बार, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद योगी चीफ मिनिस्टर बने। तो मैं मानता हूं कि 15 साल पहले ही योगी को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, तो मोदी से पहले योगी चीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते। हमको मोदी की क्या जरूरत थी? तो मोदी मेजॉरिटी ला सकते हैं, ये जरूरी है। हमको जो चाहिए उस ढंग से। मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं कि जब शिवसेना से राज ठाकरे बाहर निकले थे, उसके बाद वो तो मेरे सामने बच्चा था, और मैं जब मार्मिक का संपादक था तो उनका पहला कार्टून ही मैंने पब्लिश किया था। तो बहुत सारे पत्रकार बोले, भाऊ चलो ना तुम, हम उनसे बातें करेंगे। तो उन्होंने उस वक्त पार्टी कुछ निकाली नहीं थी, तो हम गए उनसे मिलने। मेरे बोले सुकुर दोस्तों को बात करनी, तो उन्होंने बोला अभी मेरा कुछ तय नहीं हुआ है, मैं सोच रहा हूँ। और फिर मुझे बाजू में लेकर जाकर राज ठाकरे बोले कि भाऊ आप तो सीनियर हो, आप तो इनको समझाओ कि इनके हेडलाइन बनाने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ मेरी राजनीति की करियर बना रहा हूं, लेकिन ये देख रहे हैं कि मेरी हेडलाइन कैसे बनाए। तो मुझे हेडलाइन नहीं बनना है। तो आप एक बात समझ लो कि आपका एजेंडा है, तो आप जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मोदी जी अपना एजेंडा लेकर यहां तक आए हैं, दूसरे का एजेंडा मोदी क्यों ले लेंगे?
नहीं ले लेंगे। जो आसानी से ठंडा करके ही वो आगे निकलेंगे। 5 साल शिवसेना से लेकर हर कोई बोलता था मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मजाक उड़ी ना 5 साल पहले। तो बहुत सारे लोगों को क्या सुप्रीम कोर्ट निकालो ऑर्डिनेंस। जो काम आसानी से होने वाला है और हम 50 साल से जिसके लिए रुक रहे हैं उसके लिए 5 साल नहीं रुकेंगे तो जल्दी डुबा दो, कोई बात नहीं। कोई बात, मैं जिसमें मुंबई में हमारा रीडेवलपमेंट हमारा बिल्डिंग जाने वाला है, तो वहां अभी तक लटका हुआ है 12 साल से। 2008 में मीटिंग हुई थी और एक से एक क्या क्या बातें कर रहे थे। तो 3 मीटिंग के बाद मैंने हाथ जोड़ ले उनको, बोले बिल्डिंग गिरेगी आपके साथ, मैं भी गिरकर तो मलबे के नीचे डूब जाने मरने को तैयार हूं, मैं आपके मीटिंग में नहीं आऊंगा। नहीं बोले आप ऐसे कैसे। फिर बात है, क्योंकि उस वक्त विलासराव देशमुख हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अच्छी पॉलिसी बनाई थी और उन्हें फटाफट 1 साल में वो बिल्डिंग बनना शुरू हो जाता। अब 12 साल हो गए। मैंने उनको समझाया था कि भैया अगर चीफ मिनिस्टर बदल जाता है, पॉलिसी बदल जाती है, हम फंस जाएंगे। और अब 12 साल हो गए और बिल्डिंग को गिरने को आई है और वही लोग मुझे बोलते हैं आपकी इतनी पहचान है, कुछ करो। मैंने बोला यार कैसे, मुझे कौन सुनेगा। आपके पास 300 स्क्वायर फुट का एक डबल रूम है, उससे उसकी मस्ती में आप मेरी नहीं सुने थे, तो चीफ मिनिस्टर मेरी क्यों सुनेगा। अब फंसे बैठे, समझ गया। तो आपको जब आपको इतना सा अधिकार मिलता है तो जितना रुबाब आ जाता है, तो देश का प्राइम मिनिस्टर है उस पर भी बोल सकते हैं हम, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने बोला ना कि अगर योगी इतने महान हैं तो योगी जी पहले प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दो। फिर मोदी को एक दिन में हटा देता हूं, मैं भी बोलूंगा बस हो गया मोदी, हटा दो, हमको नहीं चाहिए मोदी, आज ही नहीं। अगला सवाल। लेकिन योगी पहले प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, इसका जवाब मुझे चाहिए। पप्पू टिकैत ये कहाँ से, पूछने वाले का नाम है ये कहाँ से आ गए। पप्पू टिकैत। और ये सवाल जो है मुझे लगता है ये इसके पीछे क्या भाव है ये ओंकार जी बेहतर बता पाएंगे। कह रहे राकेश टिकैत को मर्द पसंद है और दर्द भी, मगर इनका सत्ता में बैठा प्रेमी इनको दर्द नहीं देना चाह रहा क्योंकि यह नामाकूल उसको एंजॉय करेगा। आयशा हम शर्मिंदा हैं, तेरे दरिंदे के लोग जिंदा हैं। तो ये कुछ बड़ी रहस्यमयी भाषा है, आपकी समझ में आई हो तो आप हमें भी समझाएं ओंकार जी। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, सीधे सीधे कोई प्रश्न पूछे तो ज्यादा बेहतर है। अगर इसका कोई अर्थ मैं निकालने की चेष्टा करूं तो शायद ये है कि इनका इशारा योगी जी की तरफ है और राकेश टिकैत को एक तरीके से ये चेताने की भी कोशिश कर रहे हैं, और या फिर मोदी जी की तरफ है जो ये कह रहे हैं कि साहब मगर इनका सत्ता में बैठा प्रेमी इनको दर्द नहीं देना चाह रहा है। कौन है जो इनका प्रेमी है सत्ता में बैठा हुआ? मुझे तो कोई प्रेमी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं क्या, चलिए ना आगे तो चलते। नेक्स्ट। रीना रोयला सर, आपको नहीं लगता कि आज ऑपोजिशन ने ओबीसी बिल में यस करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में यूपी और अन्य राज्यों में इसका फायदा विपक्ष से ज़्यादा मोदी जी को ही होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में होने हैं। उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही जाटों को आरक्षण मिला हुआ है, तो वहां मोदी जी को केवल इस रूप में तो फायदा हो सकता है कि जो थोड़े बहुत इस आंदोलन की वजह से अगर जाट किसान नाराज होंगे, हालांकि मुझे लगता नहीं कि राजनीतिक रूप से ये आंदोलन या किसी भी तरह के आंदोलन नतीजों पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव डालते हैं। और ये तो अभी पंचायत चुनाव में भी साफ हो गया कि आप भले ही आंदोलन करके बैठे रहिए, लेकिन जब सियासी फैसले करने होते हैं
कि ब्लॉक प्रमुख किस पार्टी का हो, ग्राम प्रधान कौन हो, जिला पंचायत का चेयरमैन कौन हो, तब लोग सोच समझ करके ही वोट करते हैं। इसी तरीके से जब विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वो देखते हैं कि कौन डिलीवर करने की स्थिति में है, कौन बेहतर है, उपलब्ध विकल्पों में कौन बेहतर है, यही सोच करके लोग वोट करते हैं। तो ठीक है, यही बात मैं संजय दीक्षित जी से कह रहा था एक दिन कि ये जो ओबीसी संशोधन बिल है, इससे कुछ ना कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हरियाणा के जाट थोड़ा बहुत नाराज थे, और ये बात सही है, 2014 हरियाणा 2019 में हरियाणा का जाटों को रिजर्वेशन देके क्या जो नॉन जाट पॉलिटिक्स करती है उस पर कुल्हाड़ी मारेगी क्या आपने भारतीय जनता पार्टी? हाँ, वो पॉलिटिक्स अपनी जगह चल रही है उनकी, और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्योंकि जो हिंसा हुई थी, जो शहर जलाए गए थे, उस समय जो जाटों के खिलाफ जो ध्रुवीकरण हुआ था बाकी तमाम कास्ट का और तबकों का, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। आप इसका उदाहरण देखें, दीपेंद्र हुडा जो है वो बहुत कम मार्जिन से आ रहा था रोहतक से, लेकिन हाँ, वो लेकिन उनके उनके पिताजी केवल एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से आ रहा था जहां वो 75,000 की लीड खा गया था, पर उनके पिताजी और 55,000 से हारे थे। वो नॉन जाट कॉन्स्टिट्यूंसी थी। मैं कह रहा हूँ उनके पिताजी 55,000 से हारे थे, बिल्कुल बगल वाली सोनीपत लोकसभा सीट से। लेकिन रोहतक तो उनकी पॉकेट भरो है ना। हाँ हाँ, रोहतक चलिए अभी मजबूत गढ़ देखेंगे है। क्या होता है, मेरा लेकिन विचार थोड़ा अलग है। आरक्षण से लोग समझ गए कि आरक्षण से इतना भी फायदा नहीं है कि जिस पर पॉलिटिक्स हो, आम आदमी। लेकिन ये अभी भी क्या है, कुछ लोग, मैंने सुना था, मुझे सच में पता नहीं, लेकिन वो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो कार में नहीं बैठते थे, वो साइकिल रिक्शा से ही जाते थे। हाँ सही बात है। ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये सब हमारे जो विश्लेषक है, एनालाइजर है, वो ऐसे अभी भी आरक्षण जाति में फंसे लोगों को अगर पता है कि एक तरीके से सरकारी नौकरियां ही कम होते जा रही है, तो आरक्षण से किसको क्या फायदा होने वाला है? ये कहां का आरक्षण लेकर बैठ गया। आज भी वो ये सब 80-90 के दशक में ठीक था। और एक बात देखिए, मंडलाइजेशन होना पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन मंडलाइजेशन के बाद ही तो बीजेपी यूपी में, बिहार में ताकतवर हो गई। तो फिर ओबीसी ओबीसी बोलने से क्या होगा? मंडलाइजेशन तो ओबीसी से संबंधित है ना। तो जिसको मनुवादी बोलते हैं उसको ओबीसी ने ज्यादा सत्ता में लाया। बीजेपी सबसे बड़ी ओबीसी पार्टी बीजेपी है। महाराष्ट्र में भी बाला साहब ठाकरे हमेशा बोलते थे कि पूरा का पूरा आरक्षण खत्म कर दो, फिर भी महाराष्ट्र में और उनको ओबीसीओ के खिलाफ बोला गया, लेकिन शिवसेना ही ओबीसी की पार्टी बनी महाराष्ट्र में। मंडलाइजेशन के बाद की बात है ये। लेकिन हम अपनी किताब की जो भाषा है, वो सब माया जाल है, उसमें ही फंसे, हम उसी ढंग से देखते हैं। तो हमको भी थोड़ी आंखें खोलकर सामने देखना चाहिए। अब ये जो कुछ पार्लियामेंट में कर दिए ओबीसी वगैरह, तो स्टेट को दी दिया, तुम कर लो, तुमको करना है कर लो। तो मुझे पुरानी एक कॉमेडी याद आती है। तो ये ट्रंक कॉल पर बात चलती थी, और दिल्ली से कोई बंगाल में, कलकत्ता में फोन लगाएगा तो डायरेक्ट तो डायलिंग नहीं था, तो ऑपरेटर को बोलो, ऑपरेटर लगाएगा। तो सामने वाला कलकत्ता से बोल रहा है, अरे भाई कैसे हो भाऊ, अच्छे हो? हाँ बिल्कुल अच्छे, आप कैसे, वगैरह वगैरह बोल रहे। अरे तुमने वो 50,000 रुपए लिए थे, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो। तो वो बोल रहे, अरे तुमको 50,000 रुपए उधार लिए थे, ये बोल रहा है हेलो हेलो। तो बीच में ऑपरेटर है, बोलता है यार आवाज तो क्लियर आ रही है, तुम क्या ना बोल रहे हो? तो भाऊ बोलता है, अच्छा तुझे सुनने को आ रहा है तो तू दे 50,000। तो ये जो स्टेट्स को अधिकार दे दिए है ना, आपको आपका आरक्षण का अधिकार, तो ये जो नई घटना दुरुस्ती कर दी, तुमको ही अधिकार दिया, तुम कर लो।
समझ गए? आपका मैं बिल्ली के बताता गले हूँ, में मैं बिल्ली के गले में राजस्थान का घंटी आपको बांध किस्सा दी। सुनाता हूँ। राजस्थान हाँ, का इसी परिदृश्य में बताता हूँ आपको। राजस्थान में अगर जिसको राजस्थान आरक्षण में देने, राजस्थान में राजनीति में जाटों का वर्चस्व होता था एक तरह से। उनको मुख्यमंत्री कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बहुत सारे जाट तो स्वयं नहीं चाहते थे कि राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री बने। एक बार आपस में चुनाव हुआ था हरिदेव जोशी और रामनिवास मिर्धा में, तो जो जाट एमएलए थे उन्होंने ही रामनिवास मिर्धा को हरा दिया कि अगर जाट मुख्यमंत्री बन गया तो हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। चलिए वो बात अलग। जब से जाटों को आरक्षण मिला है, पहले जाटों को अपने अतिरिक्त बहुत से अन्य ओबीसी समाजों का समर्थन मिल जाया करता, वो समाप्त हो गया। अब जाटों को अपने दम पे लड़ना पड़ता है। पॉलिटिक्स में उनका वर्चस्व कम होता चला जा रहा है। ये स्वयं जाटों ने मुझसे कितनी बार कहा है कि यार ये जो है ये आरक्षण नौकरियों में तो मिल गया, लेकिन हमारी जान को आ गई, पॉलिटिक्स में हम नीचे जा नहीं रहे नहीं, हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही। देखिए, आरक्षण की राजनीति पर जो जीते हैं उनको भी पता है इससे कुछ होने वाला नहीं। मुझे पता ही ना, सदियों से एससी एसटी का आरक्षण है, पिछले 5-6 दशकों से। क्या कल्याण हो गया उनका? उनमें ही जो सुस्थिति में थे और बड़े, यानी तो वो तो सवर्ण से भी ज्यादा बड़े हो गए। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे यहाँ 15-17 साल पहले एक चीफ मिनिस्टर बने, वो पिछड़े जमात के थे। उनके घर में सब पॉलिटिशियंस और पत्रकारों को मेजबानी चीफ मिनिस्टर के बंगले पर रखी थी। मैं वहां गया तो मैं हैरान हो गया। मेरे को दोस्त लेके गए, मैं जाता नहीं, तो मैंने बोला यार तो यार अजीब बात है, इसमें से सब के सब पिछड़े दलित जो है वो एक पंडाल में है और सब सवर्ण दूसरे पंडाल में है, और चीफ मिनिस्टर तो दलितों का बना है। तो वो सवर्ण हो गया, वो सवर्ण हो गया, आप समझ रहे हैं? तो जो आपके जी। हिंदी में जो एक कहावत है ना, चारे से दोस्ती करेगा तो घोड़ा खाएगा क्या। सही। जब तक मुस्लिम वंचित रहेंगे तब तक मुस्लिम नेता नेता रहेंगे, ये आप समझ लो। जब तक दलित वंचित रहेंगे, गरीब रहेंगे, तब दलितों के नेता नेता रहेंगे। ये बात हमें समझनी जरूरी है, ये बिल्कुल समझ लो आप। जब तक, यानी सबसे बड़ा दुश्मन इन जातियों का उनके नेता ही है, उनके नेता है। जी, अगला सवाल। शिवा ट्राइडेंट भाऊ साहब राम राम। क्या दलाल आंदोलन को समाप्त करने हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा? इसका अंत कैसे होगा? वो खत्म भी हो चुका है। क्या है, मीडिया में है, बाकी कुछ नहीं, सब नॉर्मल हो गया। अब जितना कोरोना सीरियस है उतना ही आंदोलन सीरियस है, तो उसकी न्यूज ज्यादा बनती है, बाकी कुछ है नहीं। तो आंदोलन खत्म करने की जरूरत भी नहीं, और ये पहले दिन से था कि इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं था। आभास खड़ा किया गया था, वो लोग ही उतर कर बन वही थक कर निकल जाएंगे, और कुछ नहीं बचा है उसमें। नेक्स्ट, पप्पू टिकैत। आप लोगों को गुस्सा नहीं आता क्या? ये 4 करप्ट चोर लोग 15 अगस्त को फिर दंगा करवाने के पीछे पड़े। बस अब यही बचा है, लोग ओबीसी ब्राह्मण में बिजी हैं और ये देश की सत्ता लूट लेंगे। 15 अगस्त की तैयारी मुझे तो कोई विशेष दिख नहीं रही, आपको दिख रही क्या ओंकार जी? नहीं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित था। आज स्पष्टीकरण आ गया है इनकी तरफ से। इनका कहना है कि जिस दलित नाबालिग के साथ रेप हुआ है उसी इलाके में हम एक वाल्मीकि मंदिर पर तिरंगा फहराना चाहते थे 15 अगस्त को, पर अब वहां नहीं फहराएंगे। और इनके खुद के यहाँ रेप हुआ है उसका क्या? हाँ, वही नहीं, यहाँ सवाल वही है। राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो या महाराष्ट्र में हो, तो वो रेप नहीं है, वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है। पर अगर हाथरस में हो, उत्तर प्रदेश के किसी और इलाके में हो, बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो, या जहां गृह मंत्री
के तहत पुलिस काम करती है दिल्ली, वहां अगर कोई रेप हो जाए, अब देखिए कितनी शर्मनाक बात है। आप रेप जैसे घृणित अपराध पर भी, एक मतलब सामाजिक बुराई पर भी अगर पॉलिटिक्स करने के लिए पहुंच जाएं, तो इससे गिरी हुई बात और क्या होगी। इसका मतलब देश में और कोई मुद्दे बचे ही नहीं है कि आप इन चीजों पर भी अब पॉलिटिक्स करेंगे, और खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। भाई आप जब राजस्थान में दो दो बहनों के साथ होता है, दलित लड़कियों के साथ ही होता है, और राजस्थान में गैंगरेप तो होता है, 15-20 केस हो गए पिछले 2 महीने में। बिल्कुल, तब आपकी जबान को लकवा मार जाता है, आपकी बहन भी नहीं बोलती है, उनकी संवेदना भी नहीं जागती है महिला होने के बावजूद। पर हाथरस आप 100 टेलीविजन कैमरे लेकर के जाते हैं, 100 रिपोर्टर लेकर के जाते हैं, पूरी बारात निकालते हैं हाथरस तक, आप एक तमाशा बना देते हैं रेप की घटना को भी। तो इन चीजों को अब लोग पसंद नहीं करते हैं, ये खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं। इसके अलावा, क्योंकि सब जानते हैं भाई, अगर कहीं किसी समाज में, किसी गांव में, किसी कॉलोनी में, किसी बस्ती में कोई इस तरह का घृणित अपराध हो रहा है, तो हर जगह जाकर के ये पुलिस थोड़ा रोक सकती है। ये तो एक सामाजिक विकृति है, एक ऐसी विकृति है कि जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अगर समाज सुधारक हों, वो थोड़ा बहुत असर डाल सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, पर कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई सरकार कैसे रोक सकती है इन चीजों को। हाँ, अगर अपराध हो गया है और उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन और सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी है, उनको कानून के कटघरे में खड़ा नहीं कर रही है जो जिम्मेदार है, तब सरकार पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। जी, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे सवाल और बाकी हैं, जल्दी समाप्त करना है इसको, 1.5 घंटा होने वाला है। अपूर्व चंडेल सर, इफ पॉसिबल काइंडली डिस्कस मिस्टर उपाध्याय ब्रीफली। आज ही प्रोग्राम किया मैंने अपूर्व जी, 5 बजे, देखिए पूरा डिटेल प्रोग्राम है। वेरी डिसअपॉइंटेड विद बीजेपी एंड सेंट्रल लीडरशिप, योगी जी हैज़ वन यूपी श्योरली, बिग फैन अपूर्व। चलिए अपूर्व जी, आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन आप 5 बजे वाला प्रोग्राम देख लीजिए, डिटेल में किया हुआ है। उसके तुरंत बाद अश्विनी उपाध्याय जी को बेल मिल गई हमारे प्रोग्राम के खत्म होने के 2 मिनट बाद। वरुण जुयाल, सौम्यता के साथ अपना राजनीतिक विश्लेषण करने वाले ओंकार जी, आपने विश्लेषण को एक आम जन तक पहुंचाने वाले भाऊ एवं विश्लेषण दुनिया के अरफन मौला संजय दीक्षित, क्लाइव लॉयड को मेरा धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। प्रवीण खासे, लिसनिंग टू भाऊ इज सच ए प्लेजर। घर में बड़े लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, उनके अनुभव के बोल डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मार्गदर्शन करते हैं। भाऊ का प्रशंसक है कोई। नेक्स्ट, भाऊ कमाल का तंज कसा है, टेलीफोन के रूप में, सादर प्रणाम। डॉक्टर शर्मा, भाऊ नंबर 1 बीएमसी के चुनाव का क्या हाल है, नंबर 2 राज ठाकरे के क्या हाल है। ये बीएमसी चुनाव तो शिवसेना हार जाएगी इस वक्त, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी ने अच्छी तैयारी की है, और जो गवर्नमेंट बनाई उसकी कीमत उनको बीएमसी में चुकानी पड़ेगी। बीएमसी की कीमत बीएमसी हार जाएगी शिवसेना, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ही मार दिया है। बाला साहब की जो शिवसेना थी वो बची नहीं थी। बाला साहब की एक खासियत थी, वो जो चुनकर आते उनको भाव नहीं देते थे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर उनका शाखा प्रमुख होता था उस पर ही चलते थे, और उद्धव तो उनसे मिलते भी नहीं, वो फर्क है बड़ा। ओके, नेक्स्ट, इसका दूसरा पार्ट था ना, तो दूसरा पार्ट था उनका राज ठाकरे। तो राज ठाकरे बीच में पवार साहब के साथ वगैरह गए थे, तो दूध से जले हैं, छाछ भी फूक फूक पर पी रहे थे। नेक्स्ट, सर क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह का पीएम और होम मिनिस्टर से मिलना सिर्फ एक ऑफिशियल मीटिंग या कुछ और पक रहा है। ओंकार जी, आज सुबह मैंने इस पे एक वीडियो किया था। अटकलें तो बहुत चलती रहती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह
कुछ तो ये आंदोलनजीवी और कुछ उनके पास इनपुट्स हैं, उनको लेकर के होम मिनिस्टर से मिले थे और उनको वो इनपुट्स सौंपे हैं। और ये खबर तो मीडिया में भी आ गई है, तो उन्होंने ये बताया है कि जो ये आंदोलनकारी हैं, 42 संगठन हैं ये, इनमें से 5 नेताओं के लिए कुछ थ्रेट्स हैं। इन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए उनको ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया है। तो उन्होंने गृह मंत्री से कहा है कि केंद्र अगर उनको सुरक्षा दे सके तो इस पर विचार किया जाए। बाकी जो दूसरे आयाम हैं जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में लगातार चल रहा है। बीच में सिद्धू थोड़े से खामोश हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसको लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से भी मिले हैं। कल 1 घंटा उनकी मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद जो मीडिया सलाहकार हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के, उनकी तरफ से बयान आया है और हरीश रावत का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों को ही ये कहा गया है कि अपनी अपनी हदों में रह करके काम करें। तो ये सब चीजें हैं। इसके बीच में अमित शाह के साथ और पीएम के साथ अगर उनकी मीटिंग हो रही है, तो जो सियासी अटकलें लगाते हैं वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, पर उसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि अभी है। हाँ, 2-3 महीने बाद अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये महसूस करें कि उनको अलग थलग किया जा रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू को फ्रंट लाइनर बनाया जा रहा है, तब हो सकता है कि इस तरह की राजनीतिक अटकलें और उन पर चर्चा करने का मौका हमें आप लोगों को मिले। जी, नेक्स्ट। इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं। बाबू को धन्यवाद, ओंकार जी को धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।